हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ थ्योरी रिवाइज करने वाले हैं पूरे चैप्टर की। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल के डिफरेंट पैटर्न्स वगैरह पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो प्लीज़ आज के लेक्चर को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और रिवाइज करते रहिएगा मेरे साथ में। सबसे पहले क्या था, करंट का डेफिनेशन क्या था, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। बेसिकली तो फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। चार्जेस को क्यू से रिप्रेजेंट करते थे, टाइम को टी से, करंट को आई से। तो चार्जेस का ऐसा यूनिट है, करंट चार्जेस का ऐसा यूनिट क्या था, कूलम। टाइम का क्या था, सेकेंड। और करंट का क्या था, याद है आपको, एम्पियर्स। दो और छोटे देखे थे अपने, क्या क्या, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। तो करंट को मेजर कैसे करते थे हम लोग, एमीटर से। कनेक्ट कैसे करते थे, सीरीज में। और सर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता था उसका, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल या जीरो। सर इसमें जो चार्जेस है, कौन से चार्जेस है बेटा, नेगेटिव चार्जेस। मतलब कौन ला रहा है, इलेक्ट्रॉन। हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, जबकि रियल डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। सर एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, याद है आपको, वो था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। और सर कितने इलेक्ट्रॉन्स में एक कूलम चार्ज होने वाला था, वो था 6.25 इंटू 10 की पावर 18 में। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें देखे थे हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने स्विच का देखा था। स्विच क्या था, इट वॉज अ डिवाइस यूज टू मेक एंड ब्रेक द कंडक्टिंग लिंक। सर्किट क्या था, इट वॉज अ क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सब ये बेसिक चीज़ हम सब कुछ चीज़ें देख चुके हैं। तो फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्या था, सेल या बैटरी, उसके अंदर क्या सर, केमिकल्स, उससे क्या होता था, केमिकल रिएक्शन। कैसी, एक्सोथर्मिक। तो क्या रिलीज, एनर्जी। कहाँ पे स्टोर, टर्मिनल में। किस में यूज होती थी, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में। तो इससे क्या होता था, करंट फ्लो होता था। याद है ना, वैसे अपन लोगों ने हीटिंग इसमें क्या पढ़ा था, कि मान लेते हैं पूरी की पूरी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी। वो अभी बात नहीं कर रहा, वो अपन आगे करने वाले, तो टेंशन मत लीजिए। सर ये तो अपन ने एक बेसिक कंसेप्ट समझा था। इसके बाद में अपन ने क्या समझा था सर, इसका डेफिनेशन वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब V इज इक्वल टू क्या था, W अपॉन Q हो गया था। सर V पोटेंशियल डिफरेंस का है, ऐसा यूनिट उसका वोल्ट का, जैसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। W है वर्क डन का, उसका ऐसा यूनिट क्या था है जूल्स। और Q चार्ज का था, ये तो हमें पता था। सर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर से। कनेक्ट कैसे करते हैं, पैरेलल में। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ये बेसिक चीज़ें याद है ना आप लोगों को, ठीक है। सर फिर एक ऊपर अपन लोग एसआई यूनिट ऑफ करंट डिफाइन करना भूल गए थे। 1 एम्पियर ऑफ करंट इज डिफाइंड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड। वैसे ही एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ये सब चीज़ें बेसिक है। फिर सर हम लोगों ने ये डिफरेंस देख लो, एमीटर और वोल्ट मीटर का। तो एमीटर क्या है, क्या कहते हैं, ये करंट को मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में। एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल या जीरो, वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट या वेरी है। फिर ये सर्किट डायग्राम के इसमें यूज होते थे, ये सब आपको पता है। अब बेटा इसमें एक हाथ आपको और बता देता हूँ मैं। जैसे कि ये देखिए आपको, ये सॉरी एक सेकंड हो चाहिए, तो सॉरी गाइस, यस। देखिए ये होता है सिंगल सेल का, कलेक्शन ऑफ सेल्स बोलते हैं बैटरी। ये जब अपना स्विच ओपन है, मतलब करंट बह नहीं रहा है, ये जब स्विच क्लोज्ड है। अब बेटा ये क्या है और ये क्या है, हमको बताता हूँ। मान लीजिए आपका एक वायर था ये, इसमें से आपका एक और वायर निकल रहा था, तो आप ये ऐसा दिखा देते हैं उसे, ठीक है। बट अब दो वायर जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए, टच नहीं हुए वे, वो एक दूसरे के ऊपर है, बट आप थ्री डायग्राम बना नहीं सकते हो, तो उसको दिखाने के लिए ये ऐसा बनाते हैं। तो ये क्या है, ये वायर्स क्रॉस हो रहा है विदाउट ज्वाइनिंग, और यहाँ पे वायर का जॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो नीचे बल्ब बल्ब तो आपको पता ही है। फिर रेजिस्टेंस मतलब अपन देख लेंगे, बट आपको रेजिस्टेंस का ही पता है। फिर वेरिएबल रेजिस्टर के दो होते हैं, रियो स्टार्ट के या वेरिएबल रेजिस्टेंस के, दोनों सेम ही रहते हैं। फिर एम मीटर वोल्ट मीटर, ये तो बच्चा अच्छा जानता है, चलिए ठीक है सर। फिर सर ओम्स लॉ। सर ओम्स लॉ किसने किया था, जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। भैया ने सबसे पहले क्या किया था सर, सर्किट डायग्राम बनाया था, बनाया पेपर पे नहीं बनाया था, उसने किया था सब कुछ। एक सेल रखा एम मीटर वोल्ट मीटर का रीडिंग, दो सेल रखा एम मीटर वोल्ट मीटर, ऐसे दो तीन चार ऐसा किया था उसने, ग्राफ पे प्लॉट किया। उसने जब ज्वाइन किया लाइन, तब पता चला वो ओरिजिन से पास हो रही थी। मतलब क्या था सर, अगर V जीरो है तो I भी जीरो है। साथ ही साथ में स्ट्रेट लाइन थी, मतलब क्या था, V वॉज प्रोपोर्शनल टू I। बस में एक चीज़ उसने क्या ध्यान रखने बोला था, कि भाई तुम रीडिंग लोगे ना, फट से बंद कर देना। क्यों, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो ये सब कुछ ये चलने नहीं वाली है। तो स्टेटमेंट क्या लाया था उसने, ओम्स लॉ स्टेटेड दैट द करंट पासिंग थ्रू अ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऊपर है, द प्रोपोर्शनल डिफरेंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट।
मतलब बेसिकली वी वॉज प्रोपोर्शनल टू आई, कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू जो लाते हैं तो v इज इक्वल टू आई आर आ जाता है, v इज इक्वल टू आता है तो उसमें एक कांस्टेंट लाते हैं तो v इज इक्वल टू आई आर आ जाता है। यहाँ पे r क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था। सर ये r इज इक्वल टू वी बाय आई हुआ है, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, मतलब अगर r बढ़ेगा तो करंट घटेगा और अगर r घटेगा तो करंट बढ़ेगा। तो इसलिए जो हमारे कंडक्टर्स होते थे उनका रेजिस्टेंस कम रहता था और इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता था। ये बेसिक चीज़ है। अब इसका डेफिनेशन क्या हो गया, बेटा इट इज अ डिवाइस विच रेस्ट्रिक्ट्स या रेजिस्ट्स द फ्लो ऑफ चार्जेस। समझ में आ रहा है ये चीज़ है। तो ऐसा यूनिट क्या था, ओम ने खुद के नाम पे ओम्स रखा था उसका, वो जेरी का बिल्ला था उसका सिंबल। चलिए ठीक है। अब सर डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वो भी लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर। चलिए सर ये सब कुछ ठीक है। फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टाट क्या था, बेटा एक ऐसा डिवाइस जो करंट को अल्टर कर सकता है विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स। बेस्ट एग्जांपल क्या था सर, हमारा वो रहता था ना रेगुलेटर फैन का, वो वाला। फिर नेक्स्ट अपन लोग ये देखिए, ये वाला न्यूमेरिकल वगैरह अपन बाद में देख लेंगे, वैसे न्यूमेरिकल भी मैं बताने नहीं वाला हूँ कल भी, ये चीज़ आपको पता है। चलिए, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। सर इसमें जो उसने एक्टिविटी किया था सर, अलग अलग मटेरियल, पहले मटेरियल कॉन्स्टेंट रखा, सॉरी पहले लेंथ एल और एरिया क्रॉस सेक्शन ए का उसने रखा, रेजिस्टेंस निकाल दिया, फिर लेंथ डबल किया, फिर उसने एरिया को लेंथ को डबल किया, फिर एरिया को डबल किया, फिर मटेरियल चेंज किया। तो बेसिकली उसे क्या मिला, जब लेंथ को डबल कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस भी डबल हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। उसने एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये दो काम में होते हैं, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आ गया। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाई, इक्वल टू लाई तो एक कांस्टेंट डालना पड़ा, कौन सा, रो, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय हो गया। अगेन एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये रेजिस्टिविटी को बेसिकली बताता है। रो का फॉर्मूला क्या है, आर ए अपॉन एल हो जाता है। अब बेटा देखो ये एक ना सॉरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, आप उसे शेप साइज को चेंज कर लो, लेंथ को चेंज कर लो, कुछ भी चेंज कर लो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप मटेरियल को चेंज करोगे तो ही होगी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, मान के चलो अपन टेम्परेचर के ऊपर डील ही नहीं करते 10 स्टैंड तक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। फेयर लिया सर, इसको डिफाइन कीजिए। तो रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपको रटी भी नहीं चाहिए, क्यों अपने को डिफरेंस आता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। सर इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है ओम मीटर। चलिए ठीक है सर। सर अब देखिए रो और आर दोनों न्यूमरेटर में, मतलब रो बढ़ेगा तो आर भी बढ़ जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी कारण से जो अपने कंडक्टर्स होते हैं उनका रो बहुत कम होता है, इंसुलेटर्स का रो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसका रेंज भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब बेटा डिफरेंस देख लीजिए, एक डेफिनेशन हो गया, दूसरा ऐसा यूनिट हो गया, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है या नहीं है वो हो गया। अब जो इसके बाद में जो टेबल ये पूरा बना हुआ है, ये वाला या फिर ये इतना वाला, ये सब अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं न्यूमेरिकल के समय पे, तो ये वाला पूरा मैं रिवाइज सब करा दूंगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अलॉयज मेजरली हीटिंग डिवाइस में क्यों यूज होते हैं। पहला क्या था, क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूट, कहते हैं मेटल जिससे बना हुआ है। तो ये क्या काम में आता है, अपन हीटिंग इफेक्ट में देख चुके हैं, रेजिस्टेंस बढ़ता है हीट बढ़ता है। और दूसरा क्या था, ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी जल्दी बर्न नहीं होते, ये फायदा था। एग्जाम्पल क्या था, टंगस्टन इन बल्ब देखा है अपने पूरा प्रैक्टिकल, और कॉपर और एल्यूमिनियम इन ट्रांसमिशन वायर्स। चलिए ठीक है। फिर रेजिस्टर्स को ज्वाइन जो करते हैं वो कैसे कर सकते हैं, या तो सीरीज में या पैरेलल, उसके कॉम्बिनेशन भी रहता है, बट मेजरली सीरीज या पैरेलल रहता है। सीरीज क्या होता है, एंड टू एंड, पैरेलल क्या होता है, बिटवीन 2 पॉइंट। सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, तो इंडिविजुअल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पूरे के सर्किट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। मतलब ये देखिए लेफ्ट साइड में आपका सीरीज वाला डायग्राम है, एक सेकंड गाइस, मतलब ये वाला, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3 अगर है, तीनों को ऐड करूँगा तो वो ये इतने V के बराबर हो जाएगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V होता है किसमें, सीरीज में। करंट पूरे इसमें कांस्टेंट रहता है। वही अगर पैरेलल देखो ये वाले, इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, बट इसके अक्रॉस का I1, इसके अक्रॉस का I2, इसके अक्रॉस का I3, तीनों को ऐड करूँगा तो ये जो एमीटर की रीडिंग है वो उसके बराबर हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाता है। ये चीज़ किस में होता है, परफेक्ट ये होता है पैरेलल में। तो सीरीज में करंट कांस्टेंट, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखना है हमें। चलिए ठीक है। फिर सर ये हम लोग डेरिवेशन किए थे। अब गाइस
डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जरूरी है डेरिवेशन को वर्ड टू वर्ड अपने आप से करके देखना। अगली एक दो बार सॉल्व करके देखिएगा, सीरीज़ का भी और पैरेलल का भी जो आपको कराया था आपका अच्छे से हो जाएगा। साथ ही साथ में अपने को न्यूमेरिकल में ये चीज़ ज़रूरत पड़ती है वैसे, तो क्या अगर n तरीके के रेजिस्टर्स जो सिमिलर रेजिस्टर्स सीरीज में लगा दिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा n × r, और वो चीज़ अगर पैरेलल में लगा दिया तो कितना हो जाएगा r/n। एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है R1 + R2 + R3 चलता है, पैरेलल केस में 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 चलता है। सीरीज में रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ जाता है, पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस घट जाता है। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज अपन देखने ही वाले अभी, तो वाला पार्ट निकाल लेता हूँ मैं। चलिए, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन क्या हो जाता है बेटा, सबसे पहला अगर मैंने अलग अलग रिक्वायरमेंट ऑफ करंट के डिवाइसेस को साथ में लगाया तो उन दोनों की रिक्वायरमेंट एक साथ फुलफिल नहीं होती है, बल्कि पैरेलल में वो एक साथ फुलफिल हो जाती है। दूसरा क्या, अगर मान लो मेरा सीरीज में एक भी डिवाइस फेल होता है तो पूरा सर्किट बैठ जाता है, बल्कि पैरेलल में अगर एक डिवाइस फेल होता है तो बच्चे भी सर्किट के जो डिवाइसेस है वो शुरू रहते हैं। सीरीज में मैं एक ही स्विच से पूरे को ऑन कर दूंगा या पूरे को ऑफ कर दूंगा, पैरेलल में इंडिविजुअल को अपना अपना स्विच मैं दे सकता हूँ। नेक्स्ट, सीरीज में मेरा रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस ओवरऑल घट जाता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, सीरीज में हर एक कंपोनेंट को जितना मेन सप्लाई का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि पैरेलल इसमें जितना मेन सप्लाई का मतलब 220 वोल्ट्स का अपना इंडिया में लगाया हुआ है तो उतना पोटेंशियल डिफरेंस मिलना शुरू हो जाता है। फिर हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, इस केस में क्या पढ़ा था सर, वो याद है पोटेंशियल डिफरेंस में सर जो केमिकल रिएक्शन उससे एनर्जी जो एनर्जी स्टोर वो यूज किस में हो रही थी, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में। बट ये अगर प्योरली रेजिस्टिव है तो पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज़ हमारे का बेनिफिशियल भी रहता है, उसके एग्जांपल्स अपन देखते हैं प्रैक्टिकल वाले इसमें, ठीक है। इसका डेरिवेशन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो P = W/T हो जाता है। W को V × Q लिख पाते हैं सर, क्यों देखिए बता देता हूँ, ये देखिए V = W/Q था तो इम्प्लाइज V × Q = W हो जाएगा। तो P = क्या हो गया है मेरा, P = VQ/T हो चुका है मेरा, और Q/T तो मेरा I होता है, जैसे Q/T मेरा I हुआ तो P = V × I हो गया। यही फॉर्मूला अपन आगे भी यूज़ करेंगे, साथ में और भी दो फॉर्मूला यूज़ करने वाले, अभी चिल मारिए सर। उसके बाद में सर एनर्जी क्या होता है, पावर × टाइम होता है, तो एनर्जी हो गया P × T मतलब V × I × T हो गया, एक ये फॉर्मूला बन गया मेरा एनर्जी का। यही अगर मेरा प्योरली रेजिस्टिव है तो पूरी पूरी एनर्जी काय में जा रही होगी, हीट में जा रही होगी, H = VIT बन गया। यहाँ पे ओम्स तो लगाऊंगा तो I² RT बन जाएगा। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या बोलता है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पे। अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो थे, सबसे पहले तो अपना वही गीजर, टोस्टर, हीटर जो सब कुछ रहता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, करंट जाता है, इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। सेकंड क्या था, बल्ब वाला था। बल्ब में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है हमारा, टंगस्टन। बढ़िया बात क्या रहती है, ये गर्म होता है, एनर्जी अपने स्टोर रखता है और फिर काय में कन्वर्ट कर देता है, उसको हीट को स्टोर करते रहता है और उसको लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो हीट से लाइट में जो कन्वर्ट होता है इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनकैंडेसेंस, मतलब जो गर्म हो रहा है तो ग्लो होना, इनकैंडेसेंस। बढ़िया बात है इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई थी, कितनी थी 3380 डिग्री सेल्सियस थी, जल्दी पिघलता नहीं था। और इसकी लाइफ और प्रोलॉन्ग करने के लिए अपने इसको ग्लास में जो रखते थे उसके अंदर इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन भर देते थे। ये हो गया किसका, बल्ब का। थर्ड क्या है, फ्यूज। फ्यूज क्या चीज़ थी, एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस था जो अपने डिवाइसेस के पहले लगाया जाता है सीरीज में, सो दैट अनड्यूली ज़्यादा करंट आ जाए तो वो सीरीज में इसके पास जा सही तो वो डिवाइस तक के ना जा पाए। ये अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट वाले अलॉयज से बनता था। जैसे ही ज़्यादा करंट आता था, जूल्स ऑफ हीटिंग का इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो पिघल जाता था तो करंट को आगे जा नहीं देता था, सर्किट ब्रेक कर देता था। याद है, इसके अलग अलग जो डोमेस्टिक इसमें आते उसकी रीडिंग क्या थे, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर से अलग अलग थे। फिर यहाँ तक के चलिए, फिर ये लास्ट पार्ट कौन सा सर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इसको P = VI रहता है, और दो फॉर्मूले थे, P = I² R, ये हम लोग सीरीज में यूज करते थे, और P = V²/R, ये अपन लोग पैरेलल में यूज करते थे। तो ऐसा यूनिट क्या था, वॉट था। डेफिनेशन देख लीजिए ऐसा यूनिट का, इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन इट इज एट 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे। फेयर लिया। अब देखो वॉट बहुत छोटा पड़ जाता था अपने को, इसलिए अपन दूसरा यूनिट यूज करते थे, कौन सा, किलोवाट। 1 किलोवाट = 1000 वाट। यहाँ तक सब कुछ याद है आप लोगों को, चलिए ग्रेट। फिर एनर्जी पावर इनटू टाइम है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या था, वॉट आवर था, और इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या था, किलोवाट आवर था।
और 1 किलोवाट आवर कितना होता था, जूल्स में कन्वर्ट करो तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। समझा बेटा यहाँ तक है आपको पक्का से। अब देखो एक ये ना ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन है, ये मैं आपको तब समझाया था, अभी रिवीजन के समय बता रहा हूँ कि मान लो कुछ बल्ब्स है मेरे, 10 बल्ब्स है, सबके सब सेम पावर के। अगर मान लो इनको मैं सीरीज में लगाया है एक बार, दूसरी बार पैरेलल में लगाया है, ठीक है। अब सीरीज वाले में मान लो एक बल्ब उड़ गया, फ्यूज हो गया, और पैरेलल वाले में भी एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो क्या होने वाला है बेटा, सीरीज में जैसे एक बल्ब फ्यूज होगा ना तो पूरा सर्किट बैठ जाएगा, याद है ना, वन डिवाइस फेल ऑल डिवाइसेस फेल। पैरेलल में एक को फेल हो भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बचे 9 ग्लो होने वाले हैं। अब मुझे बताओ पैरेलल में जब वो 10 लगे हुए थे तब ज़्यादा ब्राइटली ग्लो होगा, या जब 9 लगे थे तब ज़्यादा ब्राइटली ग्लो होगा? तो बेटा आंसर ये है, दोनों इसमें सेम तरीके से ग्लो होने वाला है। क्यों? पैरेलल में लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता मेरे साथ और क्या क्या लगा हुआ है। अपने न्यूमेरिकल देखा था, याद है ना, वैसा वाला कि ये बंद भी हो गया तो जितना उसको रिक्वायर्ड करंट था उतना ही मिल रहा था, वो ऑन भी था तो भी उतना ही मिल रहा था, वैसा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में इंडिविजुअल रिक्वायर्ड करंट मिलते रहता है। फिर यहाँ पे खत्म होता है अपना क्या, ये चैप्टर का थ्योरी। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखने वाले क्या, आप लोग देखने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स। होता है 1 या 2 लेक्चर हम स्प्लिट करके देखें, बट गाइस प्लीज़ थ्योरी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। थ्योरी पता है, फॉर्मूला याद है, तो आप न्यूमेरिकल्स को कंपैरेटिवली ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए, थैंक्स लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक।